देखो अच्छा रिलेटिव मोशन में इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट कि किसी प्लेन एक्स वाई पर दो पार्टिकल्स हैं P1 एंड P2 और दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। पार्टिकल P1 भी अपना मूव कर रहा है और पार्टिकल P2 भी मूव कर रहा है इंडिपेंडेंटली। मतलब कि P1 के मोशन का P2 से कोई लेना देना नहीं है और P2 के मोशन का P1 से कोई कंसर्न नहीं है। दोनों अपना अलग अलग अपनी मस्ती में चल रहे हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी स्पेसिफिक टाइम टी पर पार्टिकल P1 का किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर बनती है R1 और उसी स्पेसिफिक टाइम टी पर पार्टिकल P2 की जो पोजीशन वेक्टर बनती है वो है R2। मतलब ये दोनों पोजीशंस किसी कॉमन पॉइंट ऑफ रेफरेंस O को डिफाइन किया है आपने। और जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन किसी पार्टिकल के वेलोसिटी की, अगेन डेफिनेशन बोल रहा हूं, मतलब कोई लॉ नहीं है, तो डेफिनेशन क्लियर करो। तो किसी भी मोमेंट पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है बाय डेरिवेटिव ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम R1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाय डेफिनेशन वेलोसिटी डिफाइन करेगा पार्टिकल P1 के लिए, एंड यही डेफिनेशन लगा करके अगर आप पार्टिकल P2 की वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो बाय द सेम डेफिनेशन पार्टिकल P2 की वेलोसिटी कही जाएगी dr2 विद रिस्पेक्ट टू dt इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P2। एक बड़ा कॉमन सा बात है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट जिसको अपने दिमाग में आप बिठाओ कि पोजीशन, किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। कई बार इसको बारे में बोला जा चुका है। हम जब भी पोजीशन से बताते हैं तो वो हमेशा किसी के रेफरेंस यानी किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं। मैं इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ भाई कि मुझे अगर मतलब किसी के घर की लोकेशन बतानी हो आपको, ठीक है, तो वो लोकेशन आप अपने रिस्पेक्ट में बताओगे ना कि आपके घर से दूसरे वाले का घर जो है वो कितनी दूर पर है, किस डायरेक्शन में है, तो ये सब आप अपने रिलेटिव बोलते हो। जो एड्रेस, जो एक पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस अगर आपके घर के रिस्पेक्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में है तो हो सकता है किसी और के घर के रिस्पेक्ट में वही एड्रेस साउथ की डायरेक्शन में हो, और सेम एड्रेस किसी और के रिस्पेक्ट में हो सकता है ईस्ट डायरेक्शन में हो। तो हमको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम जिसकी लोकेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं यानी जिसकी पोजीशन बता रहे हैं वो किसके रिलेटिव है। तो R1 से हम जो पोजीशन बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं P1 पॉइंट की, लेकिन किसके रिलेटिव बता रहे हैं, वो पॉइंट के रिलेटिवली, और वो एक फिक्स पॉइंट है, ये बदलेगा नहीं। तो अगर आपने पोजीशन किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की है और उसका डेरिवेटिव लिया है तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं पार्टिकल P1 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, and by the same rule absolute velocity of the particle P2। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी को बोलते हो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर, बट पोजीशन जिसके रिस्पेक्ट में ली जाती है वो देखना पड़ता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेशनरी पॉइंट से एक पार्टिकल की लोकेशन को स्पेसिफाई करिए और उस लोकेशन को डिफरेंशिएट करें तो उस स्पेसिफिक स्टेशनरी पॉइंट के हिसाब से उस पॉइंट P1 की वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। बट अगर हम यहीं पर पोजीशन ऑफ P2 फ्रॉम P1 बताना चाहें कि P2 की पोजीशन P1 के रिस्पेक्ट में कैसी है तो ये वाला वेक्टर बोलोगे आप, ये वेक्टर कहलाएगा पोजीशन ऑफ P2 ऑब्लिक P1, मतलब कि पोजीशन ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1। पर जो मैंने कॉमन स्टेटमेंट दिया ना, अगर इसको ध्यान में रखोगे तो कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। पहली चीज की पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, तो पोजीशन ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1 इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक वेलोसिटी है, बाय डेफिनेशन इट इज अ वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है, तो हम लोगों ने यहाँ पर P2 की पोजीशन फाइंड की है, तो ये वेलोसिटी ऑफ P2 है, लेकिन वो पोजीशन क्योंकि P1 के रिस्पेक्ट में देखी गई थी तो ये वेलोसिटी P2 की विथ रिस्पेक्ट टू P1, इसको आप रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं।
मतलब इसको हम कहेंगे इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट P2 रिलेटिव टू पॉइंट P1। और वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, वेक्टर की ट्रायंगल लॉ लगाइए तो इन तीनों वेक्टर्स में एक रिलेशन आएगी। R1 वेक्टर में, इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में ट्रायंगल लॉ के हिसाब से एक रिलेशन आएगा। ये R1 और ये वेक्टर दोनों ऐड होंगे, इन दोनों का समेशन इसके बराबर आएगा। R1 प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैन बी रिटन एज R of 2 माइनस R of 1। तो ऑब्वियसली अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशंस लगा दें तो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 डेरिवेटिव टाइम t और एज पर द डेफिनेशन ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P2 रिलेटिव टू द पॉइंट P1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ P2 माइनस वेलोसिटी ऑफ P1। इसको यार समझना होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो समझ कम आता है, तो थोड़ा सा हमको इसको एक कॉमन लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। और ऑलवेज कीप इन द माइंड दैट द वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। ये लाइन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। और पोजीशन हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट आती है। बाकी ये एक मैथमेटिकल रिलेशन हुआ कि वेलोसिटी ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 बराबर वेलोसिटी ऑफ P2 माइनस वेलोसिटी ऑफ P1। ये P2 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, जिसका मतलब ये हुआ किसी स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में P2 की क्या वेलोसिटी है, ये P1 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, इसका मतलब अगेन किसी स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में P1 की क्या वेलोसिटी है। और लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा P2 की वेलोसिटी रिलेटिव टू द पॉइंट P1। जस्ट एक मैथमेटिकल रूल है। एंड नेचुरल सी बात है कि अगर ये रिलेशन आएगा तो इसको एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर लेते, जैसे वेलोसिटी रिलेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर लो तो याद करिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका एक और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 इज a of 2 माइनस a of 1। तो ये तीन रिलेशंस हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम करते हैं, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैथमेटिकली तीनों एक जैसे ही। कोई दिक्कत यहाँ में यार? नो No, sir. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है ना। अभी लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको न्यूमेरिकल में यूज कैसे करेंगे और इसका मतलब क्या होता है। ये तो आपने सिर्फ एक डेफिनेशन लगाई और कुछ नहीं किया। तो आप देखो इसको जरा, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कोई एक बाइक है या साइकिल, स्कूटर, और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको साइकिल सी कह दीजिए। और यहीं पर मान लें कोई बलून है और वो बलून ऊपर की तरफ राइज कर रहा हो विद स्पीड ऑफ से 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमें दी गई है क्वेश्चन में, ये मेजरमेंट किसने किया है? देखिए वेलोसिटी एक मेजर्ड वैल्यू, वेलोसिटी फंडामेंटल वैल्यू भी तो आता नहीं है, इसको कहीं ना कहीं मेजरमेंट करनी पड़ती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये 5 मीटर पर सेकंड का मेजरमेंट किसने किया है ये हमें क्वेश्चन में बताना होता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दिस इज 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू सम स्टेशनरी पॉइंट O, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये क्वेश्चन में लिखा होगा। एक्चुअली एब्सोल्यूट वेलोसिटी के आगे एब्सोल्यूट लिखते नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना लिखते हैं कि दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस मच। तो जब भी ये क्वेश्चन में लिखा हो कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी, हम उसको यही परसीव करेंगे कि वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और किसी स्टेशनरी पर्सन के रिस्पेक्ट में लिखी गई है। सिमिलरली बलून की जो वेलोसिटी क्वेश्चन में दी गई है ये भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है रिलेटिव टू दिस पॉइंट।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी, और मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर साइकिल की जो पोजीशन है वो 4,3 है और उस बलून की पोजीशन 2,7 है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टाइम पर, और वो पर्टिकुलर टाइम कॉमन होना चाहिए। मतलब टाइम के जिस वैल्यू पर साइकिल की पोजीशन लिखी गई है, टाइम की उसी वैल्यू पर आपको यहाँ पर भी पोजीशन लिखनी होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 2 का पोजीशन देख रहे हैं और यहाँ पर हम टाइम t इक्वल टू 3 वाली पोजीशन देख रहे हैं। अलग अलग टाइम की पोजीशन नहीं ले सकते आप। जिस टाइम पर R2 होगा उसी टाइम का R1, जिस टाइम पर Vp2 उसी टाइम का Vp1, जिस टाइम A2 उसी टाइम A1। मतलब ये एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सपोज दैट बैलून विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, तो बलून की जो पोजीशन है, ये रूल लगाइए R2 माइनस R1। बलून की एक एक्स कोऑर्डिनेट वाली पोजीशन 2 है और साइकिल की एक्स कोऑर्डिनेट वाली पोजीशन 4 है। तो जब बलून विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल करेंगे तो बलून वाले में से साइकिल वाले को माइनस करिए, 2 माइनस 4 आई कैप, देन वाई कोऑर्डिनेट्स में 7 माइनस 3 जे कैप। हालांकि ये पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम की है, टाइम बदलेगा तो पोजीशन बदल जाएगी। और ऐसे ही अगर कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ दैट बलून विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की मिस्टेक क्या होती है ना, सिंपली 4 माइनस 5, ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ऊपर ये एरो बने हुए हैं, इसका मतलब कि पहले वेक्टर में जाओ। तो वेक्टोरियली लिखेंगे तो ये 4 वाई एक्सिस के पैरेलल है तो जे कैप, और माइनस ये 5 पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई कैप। ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। बहुत ही अगेन बेसिक पॉइंट है। ठीक है, ये भी हो गया होगा, समझ आ गया होगा। यस सर। यस सर। ये तो हो गया कि हम किस, ठीक है, हम किस तरीके से पोजीशन निकालते हैं, किस तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जिसकी पोजीशन या वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको माइनस करेंगे। रिस्पेक्ट वाली चीज माइनस साइड पे जाएगी। बट हाँ, वेक्टर ना भूलिएगा कभी, वेक्टर वाला पॉइंट कभी मिस ना करना। अब आते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये तो हो गया कि मैथ्स है कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे क्यों। तो ये तो हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे हो, तो उसका आंसर हो गया कि दोनों के वेलोसिटी को माइनस करके निकालते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं तो माइनस करके निकालते हैं। ये तो कैसे का आंसर है, बट क्यों निकालते हैं, जरूरत क्या है इसकी, आई मीन रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने की जरूरत ही क्या है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना इस चीज को पढ़े हुए क्वेश्चंस वगैरह कर दें। समझ लो आप, पर्पस कोई नीड होगी ना इसकी हमारे, तो उस पर आइए फिजिकल सिग्निफिकेंस पर। फिजिकल मतलब फिजिक्स के हिसाब से इसका क्या मतलब है। अभी तक जो आपने देखा वो मैथ्स के हिसाब से था कि ऐसे ऐसे कर लोगे तो आ जाएगा आंसर, बट क्यों फिजिकल मीनिंग। तो देखो, जब भी आप ये कहते हो ना, जब भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है, मैं लिख रहा हूँ साथ में और बोलता भी जा रहा हूँ, जब भी हम कहते हैं कि मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका फिजिक्स में एक मतलब ये निकलता है। इसको जब भी आप इस तरीके से कहोगे कि मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब ये है, पहला चीज कि जो बी है उसको आप हाइपोथेटिकली एज्यूम करोगे कि अब ये रेस्ट पर होगा, एज्यूम्ड एट रेस्ट, मतलब एक्चुअली वो रेस्ट पर नहीं है, बट हम ये मान के चलते हैं कि हम बी को, अब बी को एक रुका हुआ पार्टिकल मानेंगे, और ए, मोशन ऑफ ए will be analyzed, motion of A will be analyzed considering position, displacement, velocity, acceleration relative to B। अब इसको एक एग्जांपल से करके बताते हो, बट ये चीज अपने माइंड में बैठाइए। जब कहीं पर लिखा हो
A is moving with respect to B, इस तरीके से लिखा हो क्वेश्चन में, A with respect to B, तो हमको अपने दिमाग में एक पिक्चर जनरेट करनी पड़ेगी। हमें एक दिमाग में एक पिक्चर ये लानी पड़ेगी कि इसका मतलब अब B को रुका हुआ मान रहा है, B अब नहीं चलेगा, अब सिर्फ A चलेगा, लेकिन A कौन से वेलोसिटी से चलेगा, A कौन सी एक्सेलरेशन से चलेगा। तो अब जो A का मोशन हम एनालाइज करेंगे वो एनालिसिस होगी बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, वो एनालिसिस होगी बेस्ड ऑन द रिलेटिव एक्सेलरेशन, एनालिसिस होगी बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब उस एनालिसिस में सब कुछ रिलेटिव चलेगा। अब हम A की एक्चुअल यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटीज को मोशन की इक्वेशंस में यूज नहीं करेंगे। जो भी हम मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, चाहे हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख रहे हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहे हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख रहे हो, इन सभी इक्वेशंस में जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का हम यूज करेंगे वो सब रिलेटिव वाला यूज करेंगे। दैट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये भी समझ में आ रहा है कि फिजिक्स में इसका ये मतलब निकलता है। देन अगेन क्वेश्चन अभी भी वही पर है कि फायदा क्या होगा इससे, ये सब करने से हमें बेनिफिट मिलेगा क्या कोई, तो एक बार देखते हैं। अगेन क्योंकि हमें एक इलस्ट्रेशन दिखाना है आपको, तो मैं इलस्ट्रेशन सिंपल वाला ही दूंगा, बहुत बेसिक एग्जांपल। बहुत ही ऑर्डिनरी और बेसिक एग्जांपल है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक कोई साइक्लिस्ट है मान लें, और वो साइक्लिस्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी एक वेलोसिटी है, साइक्लिस्ट की पर्टिकुलर टाइम पर एक वेलोसिटी है, लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड मान लीजिए। साइक्लिस्ट तो नहीं, बाइक मान सकते, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रही है, एंड इट हैज सम एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी कोई एक्सेलरेशन, और इसके सामने कोई एक पेडेस्ट्रियन है, और वो पेडेस्ट्रियन एग्जैक्टली उसी लाइन पे चल रहा है जिस लाइन पर साइकिल चल रहा है, मतलब दोनों का ट्रैक कॉमन है, जिस लाइन पर साइकिलिस्ट या बाइक मूव कर रहा है एग्जैक्टली सेम लाइन पर ये भी चल रहा है, और ये चलता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। दोनों एक लाइन पे चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे एक लाइन में सीधे, और इस टाइम पर इनके बीच में एक डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन देम गिवन है यहाँ पर कि कोई एक डिस्टेंस है सर्टेन, मान लीजिए 20 मीटर का। तो कितने टाइम बाद ये साइकिलिस्ट या बाइक वाला जा करके इसको कोलाइड करेगा, टाइम जिसके बाद इन दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही लाइन पे चल रहे हैं, कोलिजन तो होना ही है, एक्सीडेंट होना ही है। तो टाइम आफ्टर विच दिस साइकिलिस्ट विल कोलाइड विद दिस पर्सन, और ये पूरी जो कंडीशंस हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस इनिशियल कंडीशंस दी गई है टाइम t इक्वल टू 0 के मूवमेंट, स्टार्टिंग ऐसे हुई है, इसके कितनी देर बाद कोलाइड होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का एक जो तरीका है वो ये है कि मान लिया जाए, देखिए कोलिजन की थ्योरी हमने आपको पहले बताई है, कोलिजन का सिंपल कंडीशन होता है सेम प्लेस पर सेम टाइम पर आएगा तो ही कोलिजन हो सकती है। तो मान लिया जाए कि t सेकंड्स के बाद ये कोलाइड कर गए, तो इसका मतलब अगर ये t सेकंड बाद कोलाइड कर गए तो इसका मतलब उस t सेकंड पर दोनों एक कॉमन प्लेस पर होंगे, तो वो कॉमन प्लेस हम कुछ आगे मान लेते हैं, अदरवाइज कोलिजन नहीं हो सकती। तो मान लीजिए वो जो कॉमन प्लेस है वो पर्सन के इनिशियल पॉइंट से कुछ x डिस्टेंस आगे है जहां पर कोलिजन हो रही है, एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। अब हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ मोशन फॉर पर्सन कैसे लिखोगे आप? अगर हमें इक्वेशन ऑफ अ मोशन लिखना चाहें और पर्सन के लिए कि पर्सन, तो पर्सन क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट x बराबर इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। और अगर हम इक्वेशन ऑफ अ मोशन अलग से साइकिल के लिए लिखना चाहें तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, साइकिल का डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाना उसको, यानी कि 20 मीटर ये कवर करना है प्लस x ये कवर करना है,
तो इसका डिस्प्लेसमेंट 20 प्लस एक्स हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 इंटू टाइम टी, तो और इसमें एक्सेलरेशन भी है तो प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है ना, है बहुत सीधा सा एग्जांपल, मेरे ख्याल से इसको समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। और अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई, तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू या फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, टाइम को सॉल्व करेंगे। मतलब हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार पर्सन के लिए, एक बार साइकिल के लिए। मतलब डबल डबल इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए आपको, डबल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तब जाकर के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे को इक्वेशन ऑफ मोशन सिंगल बने, तो वो काम ऐसे हो सकता है। देखो, अगर हम ये मान लें कि जो साइक्लिस्ट है वो जो पेडेस्ट्रियन है वो स्टेशनरी है, एज्यूम्ड एट रेस्ट, और यही रिलेटिव वेलोसिटी का फिजिकल मतलब है कि जब किसी प्रॉब्लम में दो दो चीजें मूव करेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दोनों की इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। इससे अच्छा है कि हम उनमें से किसी एक को रुका हुआ मान लें और दूसरे वाले की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, लेकिन जब दूसरे वाले की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर ये 3 है और ये 1 है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी 3 and 1 बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शंस, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 3 minus 1। तो इसका मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे आप 2 मीटर पर सेकंड। और रिलेटिव एक्सेलरेशन 4, इसमें कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो 4 minus 0 यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 4, और ये 20 मीटर का डिस्टेंस है। अब अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो, इक्वेशन क्या बनेगी अब, तो अब क्योंकि ये तो मूव कर नहीं रहा तो मुझे सिर्फ इसके लिए इक्वेशन चाहिए, इसके लिए इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे तो बट ऑब्वियस है कि अगर ये स्टेशनरी है तो 20 मीटर आगे जाकर के ही कोलिजन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 इंटू टी प्लस हाफ 4 इंटू टी स्क्वायर। तो सिर्फ हम अपना टाइम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम करने का टाइम रिड्यूस करने के लिए ही रिलेटिव वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, बाकी कोई इसका बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। जो इक्वेशन यहाँ पर है वो यहाँ भी है। अगर आप इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, x बराबर 1 इंटू टी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और x को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, 1 इंटू टी लिख करके राइट साइड ट्रांसफर करो, तो यहाँ जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ पर भी सेम ही इक्वेशन है, बट यहाँ पर डबल इक्वेशन आती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बनती है, सिंगल इक्वेशन बनती है, यही एडवांटेज है इसका। बताओ आपको मतलब पर्पस समझ में आया? क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी से Yes, sir. का पर्पस क्या है हमारा? Yes, sir. Yes. Yes, हाँ sir. जी, ठीक है। पर्पस सिंपल ये है, हम अपने प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इक्वेशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसका एक तरीका है, आउट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स किसी एक को स्टेशनरी मान सकते हो आप, इसको स्टेशनरी मान लो चाहे इसको स्टेशनरी मान लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा जिसको भी आप स्टेशनरी मानेंगे उसके बाद दूसरे वाले का जब मोशन कंसिडर होगा तो वहां रिलेटिव वेलोसिटी का कंसिडरेशन चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी कंसिडरेशन चाहिए, और तब जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप बनाओगे उससे जो आंसर आएगा वो उतना ही आएगा जो हम डबल या ट्रिपल इक्वेशंस के थ्रू लाते हैं। यही इसका पर्पस है। अब इस पर्पस को और थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम में दिखाते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, अभी एक रिसेंटली मेरे को डाउट भी भेजा था किसी ने, तो वो प्रॉब्लम होती है
क्लोजेस्ट अप्रोच को लेकर के। A problem of closest approach। जैसे कि क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल P1 एक दूसरा पार्टिकल P2। पार्टिकल P1 में इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल P1 की इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड की, और पार्टिकल P2 की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड की। पार्टिकल P1 का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ P1 इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और P2 की एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस टाइम इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अराउंड 60 मीटर का है। The distance at this moment is 60 मीटर। इस समय ये दोनों 60 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। इस समय ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये हो गया। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन P1 P2। What will be minimum distance between particle P1 and particle P2? The minimum distance between P1 and P2। अब इस क्वेश्चन को करना है अगर मान लो, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो फिजिक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं जो बिना रिलेटिव से सॉल्व नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। हमें रिलेटिव नहीं आता तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम क्वेश्चन को विदाउट रिलेटिव वाले कंसेप्ट से चले, तो ये बताओ कि t सेकेंड्स के बाद ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि ये कितना डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 2 निकाला जा सकता है सिंपली u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी निकाल सकते हैं कि P1 का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो ये भी u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। और अब इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, अगर वो फाइंड किया जाए कि इस टाइम क्या सेपरेशन होगी इनके बीच में, तो सेपरेशन को अगर s मान लेते हो आप, तो बड़ी ऑब्वियस है कि 60 मीटर तो ऑलरेडी सेपरेशन था, 60 मीटर पहले से ही सेपरेशन है। फिर P2 जितना आगे बढ़ेगा वो सेपरेशन बढ़ेगी, तो प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ P2, और जो P1 आगे बढ़ेगा वो सेपरेशन को रिड्यूस करेगा, तो माइनस इसका सेपरेशन डिस्प्लेसमेंट। तो ये अराउंड बन जाता है आपका 60 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, इस टाइप से बन जाता है ये सेपरेशन की वैल्यू हुई। अब आप लगाओगे कैलकुलस मिनिमा की कंडीशन, तो मिनिमा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम कैलकुलस में जाते हैं तो s की मिनिमम वैल्यू लाने के लिए ds बाई dt को जीरो करेंगे, और ds बाई dt को अगर हम जीरो करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज t इक्वल टू 1, यानी 1 सेकंड के बाद इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस आएगी। हालांकि वो मैक्सिमा भी आ सकता है, बट वो उसके लिए आपका मैथ का रूल है डबल डेरिवेटिव वाला, तो अगर हम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे इसका तो वो पॉजिटिव आएगा। 2t माइनस 2 का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव में डबल डेरिवेटिव आने का कंफर्मेशन ये होता है कि मिनिमा है वो। फिर हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो नाउ एस मिनिमम, उसमें आप यहाँ पर t की वैल्यू 1 रखोगे, तो 60 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 60 प्लस 1 61 माइनस 2, यानी कुल मिलाकर के 59 मीटर इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। जरा मैथ्स देख लो आप, सिर्फ ये देखो कि मैथमेटिक्स क्या लग रही है इसमें। एक बार हमें दो इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, डबल इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद सेपरेशन निकालने का लॉजिक, फिर कैलकुलस का कंसेप्ट, और फिर उसके बाद ये सब चीजें। वर्किंग ज्यादा है, इस वर्किंग को अगर आप रिड्यूस करना चाहते उसको पहले नोट कर लो फिर बताएं। अभी इरेज करेंगे इसको यार, लिख लो।
हो गया सर। ठीक है, और खुद रियलाइज करना, मैं खुद रियलाइज ये करना कि क्या रिलेटिव से करना फायदेमंद है। तो अब इस क्वेश्चन को विथ रिलेटिव वाले कंसेप्ट से कर लेते हैं, विथ रिलेटिव, पहले विदाउट रिलेटिव ना विद रिलेटिव। कैसे? किसी एक को स्टेशनरी मान लेते हैं, किसी एक को P2 में और P1 में किसी एक को हाइपोथेटिकली ये माना जाए कि वो स्टेशनरी पार्टिकल है, रेस्ट पर है, और दूसरे वाले पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करेंगे। एक को रेस्ट पर मानेंगे, दूसरे वाले की मोशन को एनालाइज करेंगे। लेकिन जब दूसरे वाले के मोशन को एनालाइज करेंगे तो वो एनालिसिस इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन पर नहीं होगी। मोशन एनालिसिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन की बजाय रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन पे होगी। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी 4 माइनस 2, तो रिलेटिव वेलोसिटी हुई 2 मीटर पर सेकंड की। रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हुआ माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। रिलेटिव एक्सेलरेशन इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन चल रही, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। काइनेमेटिक्स लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at। क्या ये बता सकते हैं कि कितने टाइम के बाद P1 की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन माइनस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी जीरो हो ही जाएगी बाय दिस फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस at। यस। इनिशियल वेलोसिटी इज 2, एक्सेलरेशन -2, -2 यहाँ पर लिखेंगे और इंटू t। तो वो कौन सा टाइम होगा जब इस वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आएगी? 1 सेकेंड। 1। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही 1 सेकंड होंगे इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, मतलब ये स्टॉप कर जाएगा। बट ये परमानेंटली स्टॉप नहीं करेगा। v0 मतलब रुकेंगे और रुकने के बाद फिर चलेंगे। कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे? सिंपल सा रूल है, हाँ अपोजिट चलेंगे, बिकॉज t की वैल्यू 1 से ज्यादा जब आएगी, t मोर देन 1, तो नेचुरल सी बात है कि v माइनस में जाएगा। और फिजिक्स में प्लस और माइनस का सीधा सा मतलब होता है डायरेक्शन को इंडिकेट करना। तो अगर इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब 1 सेकंड पर ये रुकेगा और रुकने के बाद वापस पीछे चला जाएगा, इधर जाएगा फिर लौट जाएगा। तो क्या यही इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस नहीं हुआ? भाई ये तो पहले से ही रुका हुआ है, ठीक। और 1 सेकंड में कितना आगे गया होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या की होगी इसने इस 1 सेकंड में? तो वो हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकालेंगे। तो u टाइम इज 1 हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वैल्यू 1 मीटर आ रही है, मतलब ये 1 मीटर आगे जा करके पीछे लौट जाएगा। तो अगर ये 1 मीटर आगे जाएगा, 60 मीटर का डिस्टेंस था, 1 मीटर आगे चले गए, तो रिमेनिंग इज 59, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस इज ओनली 59 मीटर। अब यहाँ पर ना कोई कैलकुलस ना कोई डबल इक्वेशंस, ये एडवांटेज है इसका। आया समझ पे? यस सर। ये मिनिमम वाला समझ पा रहे हो कि 1 सेकंड बाद मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? बिकॉज ये स्टॉप हो रहा है यहाँ पर। यस सर। यस हाँ। सर। यस सर। अब डिफरेंस देख लो कि इसका मतलब यार रिलेटिव वाला कंसेप्ट वाकई में थोड़ा सा फायदे वाली चीज है, बिकॉज कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट मैं फिर बोलूंगा ऐसा नहीं है कि रिलेटिव नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम दिखाते हैं जो बड़ी कॉमन है, क्लासिकल प्रॉब्लम है, कई बार रिपीट हुई है, इवन जेई मेंस में रिसेंटली आई भी थी। वो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है कि कोई एक पार्टिकल P1 एट दिस ओरिजिन पॉइंट है और एक दूसरा पार्टिकल P2 कहीं और है, किसी और पॉइंट पर, मान ले वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है।
और ये कोऑर्डिनेट माइनस सॉरी 0, माइनस ऑफ ए है, ये 0,0 है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर। ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लेट्स से v1 और ये वाई डायरेक्शन में चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी लेट्स से v2। दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है अगेन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन p1 एंड p2? व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन p1 एंड p2? अच्छा, इससे ये भी तुम्हें समझना होगा यार, एक और बात है, ये सब के बावजूद भी प्रॉब्लम कहां पे खड़ी होती है, हमें ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इसीलिए ये टाइटल देखना, टाइटल जिन क्वेश्चंस में ये वर्ड लिखा हो, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन p1 p2, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन रिलेटिव से करने में ज्यादा फायदे होते हैं। इसीलिए टाइटल वर्ड लिखता हूँ कि टाइटल से क्या होता है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाता है कि अच्छा क्वेश्चन में क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछा है, मतलब अब रिलेटिव से करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे देखिए, इन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? हम या तो P1 को रेस्ट पर मान लें या तो फिर P2 को रेस्ट पर मान लें, ये अपनी मर्जी पे होता है, किसी एक को रेस्ट पर मानना होता है, या तो P1 या तो P2। तो सपोज मेरा मन करता है P1 को रेस्ट पर मानने का, तो हम मोशन एनालाइज करेंगे P2 का। P1 को रेस्ट पर माना है तो अब P2 की मोशन को एनालाइज करेंगे। किस बेसिस पर? V2 के बेस पर एनालाइज करेंगे। मोशन ऑफ P2 V2 से एनालाइज करेंगे या रिलेटिव वेलोसिटी से एनालाइज करेंगे? रिलेटिव। अब आता है उसका मैथ वाला पार्ट कि रिलेटिव निकालते कैसे। ये तो फिजिक्स वाला पार्ट हुआ कि रिलेटिव से एनालाइज करोगे। मैथ वाला पार्ट, रिलेटिव निकालना कैसे? तो रिलेटिव निकालने के लिए इसके वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस होगी, बट वो नॉर्मल सबट्रैक्शन नहीं है, वेक्टोरियल सबट्रैक्शन है। तो P2 मतलब इस वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस होना है, तो एक वेक्टर V2 ऊपर है और रूल ऑफ वेक्टर क्या कहता है, जिस वेक्टर को माइनस करना होता है उसको रिवर्स करके यहाँ पर ऐड कर दो। तो अगर इधर V1 है तो अगर हम इसको पलट दें तो ये उसका सबट्रैक्शन कहलाता है। तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये बेसिकली ये वेक्टर इंडिकेट कर रहा है आपका V2 माइनस V1 को, यानी यही रिलेटिव वेलोसिटी है। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर ये वेक्टर V2 है और ये वेक्टर माइनस V1 है, तो ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। इसको आप रिलेटिव वेलोसिटी कह दीजिए। यानी कि P2 का मोशन इस रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से चलेगा, और क्योंकि V2 और V1 दोनों इंडिविजुअली कांस्टेंट है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ये भी कांस्टेंट आएगी। मतलब कि P2 एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलने वाला पार्टिकल है। कांस्टेंट वेलोसिटी पर जब भी चलोगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, यानी कि P2 एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर होगा। दिस इज पाथ ऑफ अ P2। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक्चुअल में P2 इस पाथ पर नहीं जा रहा है, एक्चुअल में P2 वाई एक्सिस पे चल रहा है, बट हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं। हम अपने प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए एक को स्टेशनरी करेंगे, दूसरे के मोशन को रिलेटिव वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में P2 का पाथ दिखाएंगे। अब इसके बाद ये पॉइंट स्टेशनरी, मैथ के लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एक फिक्स पॉइंट है। मैथ्स के लैंग्वेज में एक स्ट्रेट लाइन का किसी फिक्स पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया और एक पार्टिकल चलता जा रहा है एक लाइन के ऊपर, तो इस लाइन में और इस पॉइंट में मिनिमम डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर वाली है।
तो अपना काम तो हो गया, अब अपने मैथ के ऊपर यार ये कैलकुलेट कैसे होगा। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये पूरा डिस्टेंस ए है। अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल मान लें तो ये जो वेलोसिटी वाला ट्रायंगल देख रहे हो आप, मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। एक ट्रायंगल ये वेलोसिटी वाला, इसको सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, देखो जिसमें ये v2 है मैग्नीट्यूड में, ये v1 है मैग्नीट्यूड में, और ये रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है मैग्नीट्यूड में, तो ये थीटा है। तो एक ट्रायंगल ये वेलोसिटी वाला और एक ट्रायंगल ये डिस्टेंस वाला, उसको भी अलग से दिखा देते हैं। ये 90 बन रहा, ये मिनिमम वाला डिस्टेंस है, ये ए वाला डिस्टेंस है, और ये थीटा है। समझ गए? दो ट्रायंगल्स कौन से कंसिडर कर रहा हूँ मैं, एक ये जो व्हाइट चौक से वेलोसिटी ट्रायंगल है और एक ये पूरा ट्रायंगल। कॉस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा क्या बनेगा यहाँ पर, वेलोसिटी वाले ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू, वेलोसिटी वाले ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा की वैल्यू, तो v1 बाई ये चीज, So V1 by ये वेलोसिटी वाले ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू है, और इस वाले ट्रायंगल से साइन थीटा, यहाँ भी ये 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल हो गया मिनिमम डिस्टेंस by A. आगे आंसर है। एडवांटेज सिर्फ ये है कि आपको कैलकुलस के मैक्सिमा और मिनिमा से बच जाओ, कैलकुलस नहीं लगेगी। सुनो, मिनिमम डिस्टेंस आ गया, कैलकुलेट हो गया मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि मिनिमम डिस्टेंस कौन से टाइम पर आएगी, तो हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो तो निकाल लिया, डायरेक्ट हो गया। एट व्हाट टाइम इट विल बी, व्हाट इज द टाइम एट विच द डिस्टेंस इज मिनिमम, तो टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये ए, ये थीटा, ये 90, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा, इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा, ये लेंथ ये होगी ए इंटू कॉस थीटा, होगा ना, ए इंटू कॉस थीटा। Yes, sir. Yes. और कॉस ऑफ थीटा इस ट्रायंगल से, कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, So V2 by root V1 square plus V2 तो square. ये हो गया ए V2 बाय रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। और ये लेंथ क्या है एक्चुअल में, ये लेंथ P2 का डिस्टेंस है, क्योंकि P2 इसी लाइन पे चल रहा है, तो P2 यहां से यहां आया, तो ये वो डिस्टेंस है जो P2 ने कवर की है। और कितनी स्पीड पे कवर की है, ये डिस्टेंस कवर की है P2 ने, कितनी स्पीड पर कवर की है, So V2 J cap minus V1 I cap. मतलब ये रिलेटिव वाली है। Yes, sir. Yes, sir. अब आप एक्चुअल वेलोसिटी भूल जाओ, क्योंकि एक को रेस्ट पे कर चुके हो तो सब कुछ रिलेटिव से होगा। तो P2 ने ये डिस्टेंस कवर की विथ रिलेटिव स्पीड, जिसकी वैल्यू है रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो डिस्टेंस है ये स्पीड है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये स्पीड, टाइम। एक्चुअल में ये सिंप्लीफाई होकर के इतना आ जाएगा, a इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखो क्वेश्चन में, मेंस में या एडवांस में ये कर सकते हो आपके भाई, ओरिजिन की बजाय किसी और पॉइंट पर P1 है, तो 0, -a की बजाय किसी और पॉइंट पर P1 है, ये x और y डायरेक्शन की बजाय किसी और डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो तो वेरिएशंस तो पॉसिबल है। नेक्स्ट, ये तो हो गया एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट अप्रोच।
दूसरी प्रॉब्लम जो आती है इसके ऊपर, जिसको रिलेटिव से आसानी से कर सकते हैं, वो होती है कोलिजन्स। मतलब अगर कुछ जिस क्वेश्चन में कोलिजन से रिलेटेड कोई बात की जा रही है, किसी क्वेश्चन में अगर कोलिजन से रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो उनको भी रिलेटिव से करा जा सकता है, और स्पेशली मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस, जैसे अच्छा ये ध्यान रखना यार, क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं तुम्हें 100% बोलो, कोई बुक वाला कोई कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता है कि हमें रिलेटिव से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन रिलेटिव से करते हैं, कोलिजन वाले क्वेश्चन रिलेटिव से करते हैं, दो क्वेश्चन हो रहे हैं। सपोज 40 मीटर की एक 40 मीटर का कोई टावर मान लें, और इसमें इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल को और बॉटम मोस्ट पॉइंट से एक दूसरे पार्टिकल को P2 P1 P2 को अपवर्ड थ्रो किया गया, विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, और P1 को भी अपवर्ड थ्रो किया गया विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। When and where they will collide? When and where they will collide? तो एक बार फिर वही प्रॉब्लम है कि या तो हम एक काम करें, वो लंबा प्रोसेस है कि हम P1 के डिस्प्लेसमेंट की अलग इक्वेशन, P2 के डिस्प्लेसमेंट की अलग इक्वेशन, दोनों की दो इक्वेशंस, दो मोशन कंसीडर करो आप, एक मोशन ऑफ P2, एक मोशन ऑफ P1, बट वो लंबा प्रोसेस है। तो हम इस प्रॉब्लम को अब क्या करने जा रहे हैं, देखिए P1 एंड P2 में, P1 एंड P2 में मैं मानता हूं कि P1 रेस्ट पर है। अब हम P2 की क्या वेलोसिटी रखें, एज्यूमिंग कि P1 रेस्ट पर है, P2 की वेलोसिटी 20 ये रेस्ट हमारा, हाँ एजम्पशन है, फिर बोल रहा हूं। तो बस अपने माइंड में एक बात बिठा दो कि अगर आपने एक को रेस्ट पर मान लिया, तो दूसरे को पहले रिलेटिव कर लिया जाए, सब कुछ वेलोसिटी रिलेटिव, एक्सेलरेशन रिलेटिव। तो पहले वेलोसिटी 30 माइनस 10, 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी। एक्सेलरेशन की बात करिए, मोशन ऑफ P2 was under the acceleration due to gravity, and motion of P1 was also under acceleration of gravity. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए जब इन दोनों एक्सेलरेशंस को माइनस किया जाएगा, जीरो वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहाँ कोई एक्सेलरेशन बचा ही नहीं। अब दोनों पार्टिकल्स सिमिलर एक्सेलरेशन पे चल रहे थे और वो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी था, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन करने के लिए जब दोनों का सब्ट्रैक्शन लाओगे तो जीरो वैल्यू आएगी। तो अब P2 का मोशन ऑफ P2 को एनालाइज करने के लिए हम P2 की इनिशियल वेलोसिटी 20 मानेंगे, और P2 के पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, और उसको 40 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि P1 अब स्टेशनरी है। तो इस स्टेशनरी P1 से कोलाइड करने के लिए P2 को 40 मीटर ऊपर जाना है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है, बिना किसी एक्सेलरेशन के। कितना टाइम चाहिए, 40 मीटर जाना है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, एक्सेलरेशन कोई है नहीं। Sir, 2 seconds. क्वेश्चन सर 2 सेकंड में कोलिजन हो जाएगी। हमारा वो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और ये सब चीजें झंझट से बच गए, सीधा हो गया, 2 सेकंड में बढ़ जाएंगे ये। तो वेन तो आ गया, अब आते हैं वेयर, मतलब कहाँ होगा वो कोलिजन। अब यहाँ पर भी अगर हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो एक गलती हम कर सकते हैं। वो गलती क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 20 × 2
हम ये कह दें कि P2 40 मीटर ऊपर जाएगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, ये 40 मीटर ऊपर जाकर ही वो कोलाइड करेगा, बट ये एक्चुअल में थोड़ी 40 मीटर ऊपर जाएगा। तो वेयर का आंसर देने के लिए, मतलब कहां पर कोलाइड करेंगे, इस क्वेश्चन का जब आंसर देना है आपको, मतलब आपको पोजीशन बतानी कहां पे होगा वो, तो उसके लिए हम P2 की एब्सोल्यूट मोशन पे जाते हैं। P2 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है 30, 2 सेकंड का टाइम u इंटू टी, और अंडर ग्रेविटी चल रहा हूं, तो -12 g इंटू टी स्क्वायर। थर्टी इंटू 2 60 और -5 और इंटू 4। अरे इत्तेफाक से ये भी 40 मीटर आ गया यार, कोइंसिडेंट हो गया कि ये 40 मीटर ही आ गया, मतलब कि 40 मीटर ऊपर जाकर के कोलाइड करेगा। इसका मतलब एक्चुअल सिचुएशन जानते हो क्या बन रही होगी, रियल में ये कोलिजन किस तरीके से हो गई होगी। P1 घूम ये के वापस आ चुका होगा। P1 घूम के वापस इस पॉइंट पर आया होगा, और उसी समय P2 ऊपर आया होगा, और दोनों इस पॉइंट पे कोलाइड कर गए होंगे। तो ये जस्ट इत्तेफाक है 40 मीटर का, मतलब वेयर वाले के लिए आप इसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, वेन निकालने के लिए रिलेटिव कर लो, वो सबसे आसान है। और एग्जांपल दिखाते हैं। प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं इससे, जैसे कि मान लें यहाँ पर एक पार्टिकल P1 है जिसको हॉरिजेंटली फेंका जा रहा है विथ U1 स्पीड, और यहाँ से एक पार्टिकल है उसको एंगल पर थ्रो कर रहे हैं विथ U2 स्पीड, और ये हाइट h है। P1 हॉरिजेंटल एंड P2 एट सम एंगल। पहले एक और बात क्लियर कर दे, वरना फिर होता है कि आप लोग को ऐसा लगने लगता है कि यार क्लास में कुछ बताते हैं, पेपर में कुछ करवाते हैं, सोल्यूशन में कुछ और दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर P1 और P2 साइमल्टेनियसली थ्रो किए गए तब तो आप रिलेटिव से कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा होता कि हमने P2 को पहले थ्रो किया और कुछ समय के बाद P1 को थ्रो किया, तो क्या ये रिलेटिव चलेगा यहाँ पर? नो सर, नहीं चलेगा। नो सर। रिलेटिव वेलोसिटी सेम मोमेंट के लिए होती है, अलग अलग मोमेंट पर रिलेटिव नहीं होता। तो ये, और प्रोजेक्टाइल का पहला लेक्चर अगर आप याद करो तो इस सिचुएशन को हम डील कर चुके हैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि इसमें इक्वेशंस कैसे बनानी है मुझे। बट अगर प्रोजेक्टाइल से साइमल्टेनियसली थ्रो किए गए हैं तो क्वेश्चन रिलेटिव वाले कंसेप्ट से ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, कहां पर कोलिजन होगी ये पूछ रहे हैं, एट विच पॉइंट, व्हेन दे विल कोलाइड, व्हेन, टाइम निकालना, टाइम। वेयर होगा तो अलग बात है, बट व्हेन दे विल कोलाइड, टाइम। तो हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से P1 को रेस्ट पर मानेंगे। एक्चुअली मेरा अपना प्रैक्टिस करते करते एक आदत हो गई है कि मैं जो हाइट वाला पार्टिकल होता है उसको रेस्ट पर मान लेता हूं, तो थोड़ा आसान पड़ता है। अब P2 की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी रखी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वैसे अगर यहां से देखा जाए तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u2 cos थीटा है, लेकिन हमें रिलेटिव चलना है, रिलेटिव करना है, तो हम इसमें से ये वाली वेलोसिटी माइनस करेंगे, और इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी वो u2 sin थीटा होगी। यही रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। यस सर। यहाँ पर हाँ हमने वो वाला कंसेप्ट लगाया है कि दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करने का एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, मतलब कि, और एक होता है कंपोनेंट मेथड, कि दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करने का कंपोनेंट मेथड ये कहता है कि दोनों के x कंपोनेंट अलग सबट्रैक्ट किए जाएं और y कंपोनेंट अलग सबट्रैक्ट कर दिए जाएं। तो हमने वो कंसेप्ट लगाया है, सबट्रैक्शन ऑफ देयर x कंपोनेंट्स एंड सबट्रैक्शन ऑफ द y कंपोनेंट्स। ऐसे भी तो वेक्टर सबट्रैक्ट कर सकते हैं ना, x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट माइनस कर दिया, y कंपोनेंट में से y कंपोनेंट माइनस कर दिया। और एक्सेलरेशन,
तो क्योंकि ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, और दोनों ही मोशंस अंडर ग्रेविटी थे, मतलब एक्सेलरेशन दोनों में जी का था। तो अगर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, इसमें भी जी का एक्सेलरेशन, इसमें भी जी का एक्सेलरेशन, माइनस करेंगे जब दोनों, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। P2 में कोई एक्सेलरेशन नहीं बचा, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलने वाली चीज होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी पे जब भी कोई चीज चलती है वो स्ट्रेट पाथ होता है। 0 एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि ये P2 एक स्ट्रेट पाथ पर चलना है। तो वो स्ट्रेट पाथ कैसा होगा ताकि वो P1 से कोलाइड कर पाए? क्या वो स्ट्रेट पाथ इधर की साइड होगा, इधर की साइड होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि P1 स्टेशनरी है, तो अगर इससे कोलाइड करना है, अगर P1 रुका हुआ पॉइंट है, सीधी सी बात है यार, एक खंबे से जाके भिड़ गए तो खंबे की तरफ चलो। अगर हमें P1 से जाके बढ़ना है तो हमें P1 की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि P2 का मोशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में मोशन तभी हो सकता है जब ये टर्म 0 आए, और वो कंडीशन ऑफ कोलिजन कहलाएगी। ये टर्म 0 आना पड़ेगा तभी कोलिजन हो सकती है, अदरवाइज कोलिजन होगी भी। तो U1 इक्वल टू U2 cos थीटा कंडीशन फॉर कोलिजन, और टाइम कितना होगा जब ये कोलाइड करेंगे वो भी निकाल सकते हैं। ये 0 हो गया, अब बचा आपके पास U2 sin थीटा, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, और h हाइट तक जाना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, हो गया क्वेश्चन सॉल्व है। आपको देखो इक्वेशंस कितनी कम बन रही है हमारी। हाँ, वेयर, अगर वेयर का क्वेश्चन है कहाँ कोलिजन होगा, सर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो मुझे P2 की प्रॉपर प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशन चाहिए होगी, उसमें फिर इसका y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, x कोऑर्डिनेट निकालना होगा। हालांकि वो निकाल सकते हो क्योंकि x और y निकालने के फंडामेंटल फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल के पता है मुझे। आप समझ पा रहे हो कितना मिनिमम वर्किंग में आंसर आ रहे हैं? यस सर। लीस्ट वर्किंग बाय यूज ऑफ रिलेटिव। बट ये दिमाग से निकलना नहीं चाहिए कि जब एक को रेस्ट कर दिया तो गलती से भी ये काम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आप वही वेलोसिटी यूज कर देते हो U2 और फिर जी भी लगा देते हो, ये सब गलत हो जाएगा। जब एक को रेस्ट पर मान लिया तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ये पक्का कर लो कि दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को रिलेटिव रखा गया है, दूसरे वाले पार्टिकल की एक्सेलरेशन को भी रिलेटिव रखा गया है। ठीक है, और देखो इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन, ये h1 हाइट, ये h2 हाइट, और बीच में ये डिस्टेंस a। यहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया है U1 स्पीड से एट θ1 एंगल, और यहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया है U2 स्पीड से एट θ2 एंगल। इन दोनों में कोलिजन कितने टाइम बाद होगी? टाइम ऑफ कोलिजन और कोलिजन होने की कंडीशंस क्या होंगी? Conditions of collision and the time of collision. चलो एक काम फिर करते हैं, P1 को कहते हैं कि आप आराम करो, चलने की कोई जरूरत नहीं है, P2 को चलवाते हैं, या P2 को रेस्ट पर मान के P1 चलवा लीजिए, जिसको भी, P2 रेस्ट पर मान लेते हैं।
नाउ P1 की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, वैसे तो वो U1 cos थीटा 1 है, बट हमें ये करना नहीं है क्योंकि एक को स्टेशनरी माना हुआ है, तो रिलेटिव, उसके लिए इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में से इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी माइनस करेंगे, लेकिन इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड आएगा और इसके वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट आएगा। तो इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन की वेक्टर जब सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। ये U1 cos थीटा 1 प्लस U2 cos थीटा 2 हो जाएगा। और y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट U1 sin थीटा 1, उसमें से इसका y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट और y डायरेक्शन कंपोनेंट सेम डायरेक्शंस में आ रहे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, तो इसमें से माइनस U2 sin थीटा 2। एक बार फिर से एक्सेलरेशन जीरो आएगी, ये समझ पाए जीरो एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूं आपको? बोथ आर प्रोजेक्टाइल मोशंस, इसमें भी ग्रेविटी इसमें भी ग्रेविटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो करोगे, जिसका मतलब फिर से क्या हुआ कि P1 एक स्ट्रेट पाथ पे जाना चाहिए। जीरो एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, और वो स्ट्रेट लाइन पाथ किधर की तरफ हो जिससे कि हम यहाँ जाके कोलाइड कर जाए, इससे P2 की तरफ। ऑब्वियस है कि वो P2 की तरफ ही होना चाहिए। तो वो P2 की तरफ तब आएगा जब इन दो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट उस तरफ आए, इन दोनों का रिजल्टेंट उधर आना चाहिए। तो अगर हम इस एंगल को बीटा मान लें, बीटा एंगल, तो tan ऑफ बीटा दिस y डायरेक्शन वैल्यू अपॉन x डायरेक्शन वैल्यू, मतलब ये बनेगा U1 sin थीटा 1 माइनस U2 sin थीटा 2 अपॉन U1 cos थीटा 1 एंड प्लस U2 cos थीटा 2। दिस इज tan बीटा, और यही tan बीटा अगर हम यहां से देखें, क्योंकि P1 को P2 से मिलाया है, तो अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें इसको, तो डिस्टेंस वाइज ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन P2 एंड P1, ये H2 माइनस H1 है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो A है। तो यही tan बीटा आपका H2 माइनस H1 अपॉन A होना चाहिए। सो दिस इज कंडीशन ऑफ कोलिजन, ये कोलाइड करने की कंडीशन कैलकुलेट हुई है कि अगर ऐसा होगा तो कोलिजन होगा। ठीक है जी, अगर ऐसा हुआ तब कोलिजन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो कोलिजन नहीं है। दिस इज कंडीशन फॉर कोलिजन। नाउ कोलिजन कितनी देर बाद होगा ये पूछा जाए, कितनी देर बाद, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो टाइम को डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल सकते हो। कौन सा डिस्टेंस लेना चाहिए इसमें? सर हॉरिजॉन्टल, हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का, या तो ये लोग, नहीं वो भी कर सकते हो, देखिए आप दो काम कर सकते हो, या तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, या फिर या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्टेंस देख लो या वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्टेंस देख लो। डिस्टेंस अपॉन टाइम में हम डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिए, तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस लिया है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के नीचे क्या वेलोसिटी आएगी, मतलब उसी डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, तो ये होगा U1 cos थीटा 1 प्लस U2 cos थीटा 2, ये टाइम है। ये भी कर सकते थे दैट टाइम इक्वल टू हम वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्टेंस ले लें, तो फिर हम इसको डिवाइड करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी से, और हम ये भी कर सकते थे T इक्वल टू
ये पूरा डिस्टेंस ले लें जो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से रूट ऑफ a² प्लस h2 माइनस h1 का स्क्वायर। लेकिन तब हम जिसको डिवाइड किस चीज से करते, इसके और इसके रिजल्टेंट। हाँ, तो इसको फिलहाल अगर हम ux मान लें और इस पूरे टर्म को लेट्स से uy है, तो डिवीजन होता है रूट ऑफ ux² प्लस uy² से। कोई भी चीज लगा सकते हो। तो दिमाग तो ये कहता है यार कि ये ज्यादा आसान है, फालतू में क्यों हम ये सब रूट के चक्कर में पड़ेंगे। समझ रहे हो भाई आप लोग यार? यस सर। यस सर। Yes. आसान है यार, मतलब अगर ये बात तो दिमाग में बैठी रहे। और जो जो मिस्टेक वाले पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। मिस्टेक वाले पॉइंट्स एक तो ये होते हैं, सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम डायरेक्शंस को भी डील कर रहे हैं। तो डायरेक्शन दिमाग से निकल जाता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। वो एक ऐसा पॉइंट है जो जनरली मिस्टेक हो जाती है। दूसरी मिस्टेक ये होती है, जो कॉमन मिस्टेक एग्जाम प्रेशर्स में होती है, कि वेलोसिटी में तो रिलेटिव ले लेते हो, एक्सेलरेशन में रिलेटिव लेना भूल जाते हैं। तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी लेने के बाद भी जी कंसिडर कर लेते हैं। ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट के एंड पर एग्जाम प्रेशर्स में हो जाती है गलती, याद नहीं रहता उस टाइम। पिछले 2 एग्जाम्पल से क्या ये एक बात थ्योरी के पॉइंट से कह सकते हैं क्या, कि जब 2 प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं तो उनमें से अगर एक प्रोजेक्टाइल को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वॉच करें, वन प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू सम अदर प्रोजेक्टाइल, दैट ट्रेजेक्टरी विल बी स्ट्रेट लाइन। यस सर। बाकी लोग सोच के देखो भाई, मोशन ऑफ Yes, sir. मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एनालाइज्ड Yes. relative to some other projectile, that motion is along a straight line. Yes, sir. यस सर। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू द अदर प्रोजेक्टाइल विल बी along a straight line because a 0 हो जाए। एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये तभी की बात होगी जब दोनों प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी में होंगे। क्या इससे ये भी साबित होता है, मतलब क्या इससे एक फिजिक्स का एक कंसेप्ट बनता है क्या, कि एक पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है, मतलब पाथ, यानी जिस रास्ते पे वो चल रहा है, क्या ये फ्रेम पे डिपेंड करता है? यस सर। Yes, sir. बिकॉज P1 का वैसे पाथ क्या है एक्चुअली, अगर आप सोचो एक पार्टिकल को फेंकोगे तो एक्चुअली क्या पाथ है इसका, पैराबोला। लेकिन जब P2 के रिस्पेक्ट में देख रहे तो Straight line. तो ट्रेजेक्टरी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ट्रेजेक्टरी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो सकता है कि जो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो और किसी और को वो सर्किल की बजाय एलिप्स दिख रहा हो, पॉसिबल है। एक बॉडी पैराबोला पे चल रही है, हम लोग को दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो ये भी पॉसिबल है। ट्रेजेक्टरी फ्रेम पे डिपेंड करने वाली चीजें। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हुए, एक क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चंस आते हैं इस पे, देन ये कोलिजन वाले, और एक जो तीसरा आता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो तीसरी कैटेगरी प्रॉब्लम की आती है वो आती है मोशन इनसाइड लेफ्ट या फिर ऑन अ प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म का मतलब आप ट्रक से भी ले सकते हो, ट्रेन से भी ले सकते हो। ये तीसरी कैटेगरी है जहां पर मोस्टली हम रिलेटिव से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मतलब कोई लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, उसके अंदर कोई मोशन हो रहा है, कोई प्लेटफॉर्म, कार, ट्रेन, ट्रक, बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा, ये सब आगे बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर कोई मोशन हो रहा हो। ठीक है।
जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा जा रहा है कि कोई एक लिफ्ट है जिसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, और लिफ्ट के अंदर इनसाइड लिफ्ट हमने एक कॉइन को ड्रॉप किया है, लिफ्ट के अंदर एक कॉइन को ड्रॉप किया फ्रॉम द हाइट ऑफ h, तो ये कितने टाइम बाद जमीन पर आएगा, मतलब कितना टाइम लगेगा नीचे आने में इसको। A coin dropped inside the lift, how much time will it take to reach at this bottom, मतलब फ्लोर पे, लिफ्ट के फ्लोर पे आने पे कितना टाइम लगेगा। अंडर रूट सेट टू h अपॉन g माइनस a। जी माइनस, क्या लॉजिक लगा रहे हैं इसमें। सर जो सर एक्सेलरेशन रिलेटिव होगा सर वो g माइनस a होगा सर, और उसी को सर इनिशियल वेलोसिटी 0 में सर इक्वेशन पुट कर देंगे सर। बिल्कुल, मतलब इसमें मोशन एनालिसिस कौन कर रहा है यार, कौन देख रहा है मोशन को, ये h गिरा, ये देखेगा कौन, वो दिमाग लगाओ ना यार, दिमाग लगाओ, नीचे जो खड़ा होगा, दिमाग लगाए। हाँ, लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है ये कौन जानता है, लिफ्ट बंद है, अंदर क्या है, तो जो लिफ्ट के अंदर है वही बता सकता है कि लिफ्ट में क्या हुआ था। यस सर, यस सर, जो बाहर है उसको क्या मालूम चल रहा है अंदर क्या चल रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑब्जर्वर है वो अंदर ही है। उसको आप लिफ्टमैन बोल दो, जो ऑपरेटर है वही देख रहा होगा कि आपने कॉइन गिराया था कि क्या गिराया था, तो उसके हिसाब से उस कॉइन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, ऑब्वियसली आंसर है h का। और इस कॉइन का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन कितना होगा, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ दिस कॉइन, g माइनस ना यहीं पर कंफ्यूजन है, यहीं पर हाँ देखिए, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन की जब बात करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूटन को याद करो, न्यूटन। यहाँ पर जो कंफ्यूजन होती है इसलिए होती है कि एक्सेलरेशन जानते हो कंफ्यूजन क्या है, एक्सेलरेशन को हम काइनेमेटिक्स में भी पढ़ते हैं और एक्सेलरेशन को न्यूटन लॉ में भी पढ़ लेते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, दो जगह पढ़ते हैं उसको। काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दी गई है और न्यूटन लॉ के चैप्टर में एक्सेलरेशन की वजह बताई गई है। न्यूटन ने ये बताया था कि एक्सेलरेशन क्यों होता है, तो उन्होंने कहा था कि एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से होता है, तो फोर्स अपॉन मास, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, सर ड्राइविंग फोर्स, मतलब कि हाँ मतलब कोई नहीं, ड्राइविंग नहीं, मतलब एक तरीके से, क्योंकि आप 12th कर चुके हो तो नाम तो सुना ही होगा आपने भी, एक स्यूडो फोर्स के नाम सुनी होगी, यस सर, यस सर, है ना। 11th में हो तो एक बार को बात अलग थी, बट स्यूडो फोर्स भले आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन नाम जरूर सुना होगा। एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन में सिर्फ रियल फोर्सेस देखी जाती है, ओनली द रियल फोर्सेस, इसमें स्यूडो फोर्स काउंट नहीं होते। और रियल मतलब कौन सा, रियल अपने नाम से देखो ना, रियल फोर्स मतलब जो वास्तविक है, सच है, मतलब वो आपके लिए हमारे लिए कोई अलग अलग चीज नहीं है। तो ग्रेविटी इज रियल, भाई ग्रेविटी कोई हमारे सपने में आने वाली चीज तो है नहीं कि हमारे सपने में ग्रेविटी आ रही है आपके सपने में नहीं आ रही, इट इज अ फैक्ट, रियलिटी है कि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है। स्यूडो फोर्स रियलिटी नहीं होता, वो एक्चुअल स्यूडो का मतलब ही होता है वर्चुअल, हाइपोथेटिकल। तो रियल फोर्स ग्रेविटी की है सिर्फ, एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी g। और जब मैं स्टार्ट कर रहा था प्रॉब्लम को तो डेफिनेशन में मैंने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जब देखते हैं तो a ऑफ 2 माइनस a ऑफ 1, राइट हैंड साइड पर जो एक्सेलरेशन है ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये तो रिलेटिव है, इधर कौन सा एक्सेलरेशन यूज करते हो आप, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सर, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ 2 और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ 1, और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ के हिसाब से रियल फोर्स बाय मास है। तो अगर कोई पूछे कि इस कॉइन की एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन कितनी होगी तो हम तो न्यूटन के हिसाब से बोल देंगे कि g होगी डाउनवर्ड, और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन लिफ्ट की कितनी है, g माइनस, मतलब ये ऊपर कॉइन की बात कर रहे हैं, कॉइन का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, और यहाँ लिफ्ट की बात कर रहे हैं, लिफ्ट की एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन वो a है।
उसको G माइनस ए नहीं करेंगे, वहां भी कंफ्यूजन है, यहां पर भी प्रॉब्लम है। जब आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लिफ्ट इज कमिंग डाउनवर्ड विद दिस मच एक्सेलरेशन, और मैंने अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था कि जब क्वेश्चन में ये कहा हो कि द पार्टिकल इज मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी, दिस मच एक्सेलरेशन, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि ये उसका एब्सोल्यूट, इसमें जी भी कुछ नहीं करना आपको। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन रिलेटिव टू लिफ्ट? अब हम कहेंगे रिलेटिव का कंसेप्ट, सब्ट्रैक्शन G माइनस ए, और इसका फिजिकल मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन रिलेटिव टू लिफ्ट का फिजिकल मतलब कि जो लिफ्ट के अंदर देख रहा है, लिफ्ट के अंदर इसकी नजर में इस क्वाइन की एक्सेलरेशन G माइनस ए है, इसके नजर में। और अगर ये लिफ्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास की हो, जिसमें अंदर से बाहर दिखता हो, तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी या औरत, उसके इसकी नजर में इस कॉइन की एक्सेलरेशन G बोली जाएगी, और इसके नजर में इस कॉइन की एक्सेलरेशन को G माइनस ए कहा जाएगा। इन दोनों की नजर में डिफरेंस, मतलब इसी को साइंटिफिक वे में आप कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दिस फ्रेम G माइनस ए, इन सम अदर फ्रेम इट इज G। Yes, sir. ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर होती हैं गलतियां। तो आगे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी, फ्री फॉल का मतलब होता है अगर कोई बॉडी हवा में है, अब हवा में वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर है या पैराबोलिक पाथ पर है, जैसे भी पाथ पर हो, अगर वो बॉडी हवा में है और कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है उसका, अ बॉडी इन एयर, नो रेजिस्टेंस, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी G। एंड एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का मतलब acceleration noticed by someone on the ground for any object in air, the absolute acceleration is G। वो न्यूटन लॉ से आ रहा है। and the meaning of absolute acceleration is the acceleration for observer on ground, इसकी नजर में। अगर क्वेश्चन में लिफ्ट वगैरह के एक्सेलरेशन दिए गए हैं तो आप उसमें अपनी तरफ से G को ना तो ऐड करोगे ना तो G को सब्ट्रैक्ट करोगे। जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का दिया है वही उसका कंप्लीट एक्सेलरेशन, मतलब उसमें G को इन्वॉल्व करके दिया जाता है, फिर से हम उसमें प्लस माइनस G नहीं करेंगे। और एक्सेलरेशन ऑफ अ कॉइन रिलेटिव टू द लिफ्ट का मतलब लिफ्ट के अंदर बैठने पर मुझे इस कॉइन में क्या एक्सेलरेशन दिखेगा, तो उसका आंसर है G माइनस ए। अब इस अंदर लिफ्ट मैन के, इसकी नजर में, मतलब इसकी आंखों के सामने कॉइन h डिस्टेंस गिरा, तो इसके हिसाब से इक्वेशंस क्या बनेंगे? इस लिफ्ट मैन के हिसाब से h डिस्टेंस नीचे आ रहे हो, हाफ u तो होगा नहीं बिकॉज ड्रॉप किया है, और इसकी नजर में एक्सेलरेशन G माइनस ए है। फिर किसी के दिमाग में ये आता है कि फिर क्या ये टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकता है, इसकी नजर में क्या टाइम होगा? अगर इसने टाइम कैलकुलेट किया है बाय दिस इक्वेशन, तो अगर ये टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो हमारा आंसर ये है, सर उसकी ऊंचाई डिस्प्ले, हाँ, इसकी नजर में कॉइन h डिस्टेंस नीचे नहीं आ रहा है। आपको सोचता सरप्राइजिंग लगे कि ऐसा क्यों? बहुत केयरफुली समझने वाला पॉइंट है यार। एक लॉजिकल से बात सोचना, क्वाइन को जिस लेवल पर गिराया गया था और इसकी फ्लोर का लेवल, फ्लोर एक लेवल पर होगी, मान लो लिफ्ट अगर ऊपर है 5वें 6ठे फ्लोर पे है, तो लिफ्ट का फ्लोर और लिफ्ट के अंदर क्वाइन, ये एक सर्टेन लेवल है,
जब तक ये कॉइन इस जमीन पे आएगा तब तक लिफ्ट भी तो नीचे आ चुकी होगी। यस सर। तो जिस टाइम कॉइन फ्लोर पे है, कॉइन ऑन द फ्लोर, इस बंदे की नजर में, इसकी नजर में कॉइन का इनिशियल लेवल यहाँ था, और जब वो कॉइन फ्लोर पे गिरा तो उसका ये लेवल है, तो इसके हिसाब से तो कॉइन का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो कि ऑब्वियसली एच से ज्यादा है। समझ पाया इसको? यस सर। यस सर। यस और ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, देखिए एच, ये यहां से यहां तक का एच, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो आप, एडिशनल क्या है, एडिशनल वो Yes, डिस्टेंस है जो लिफ्ट ने कवर की है। तो एच प्लस दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिफ्ट, हाफ 80 स्क्वायर, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इसके हिसाब से। बट इसकी नजर में कॉइन कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? सर जी। यस। तो इट शुड बी हाफ जीटी स्क्वायर। अब आप देखो दोनों सेम इक्वेशंस, बट क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बाहर से मोशन एनालाइज करना टफ है, क्योंकि बाहर से मोशन एनालाइज करने में प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें ये भी पता करना पड़ रहा है कि कॉइन कितना चला, हमको ये भी पता करना पड़ रहा है कि लिफ्ट कितना नीचे आई। झंझट वाला काम है। चुपचाप अंदर बैठ करके देख लो सब कुछ। अंदर बैठ के देखने में हमें सिर्फ कॉइन की ही मोशन देखनी है, लिफ्ट की मोशन नहीं देखनी। बट उसके लिए मोशन अंडर जी नहीं होगा, वो जी माइनस से हो सकता है, जी प्लस से हो सकता है। क्लियर हुआ बात यार? यस सर। बोलो बाकी लोग, बच्चे किसी का डाउट इसमें, क्योंकि ये है ऐसा प्रोसेस जिसमें रहता है कंफ्यूजन। सर एक डाउट था। हाँ हाँ सर स्टार्टिंग में आपने एब्सोल्यूट वेलोसिटी की एक डेफिनेशन बताई थी कि वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या पॉइंट। हाँ। सर ये जो ऑब्जर्वर है लिफ्ट के इनसाइड, ये भी तो स्टेशनरी है अपने फ्रेम में, और तो उसके अपने फ्रेम में ना, अपने फ्रेम में हाँ। नहीं, देखिए ये अपनी फ्रेम में तो हर चीज स्टेशनरी है। एक सिंपल सी बात सोचे जाए तो हम लोग भी अगर चलते हैं तो हम खुद को चलता हुआ कहाँ फील करते हैं? यस। स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग विच इज एट रेस्ट। देखिए पहली बात, मैं एब्सोल्यूट वर्ड यूज कर रहा हूँ। इस पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट पे कौन है? अगर पूछा जाए कि इस पूरे यूनिवर्स में कौन सी ऐसी चीज है जो एब्सोल्यूटली रेस्ट पर है, तो कोई नहीं है, अर्थ भी नहीं है। अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है। यस सर। तो इस Yes, sir. यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट है ही नहीं कहीं। तो एक्चुअल में कोई भी वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं है, सब कुछ किसी न किसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। लेकिन अर्थ को फॉर सम रीजंस हम रेस्ट पर मानते हैं। और ये भी रिसेंटली सर्कुलर मोशन करते वक्त आपको बोला था मैंने कि अर्थ का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवाया था, जो इतना कम आ रहा था कि हम अर्थ को नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जो भी चीज अर्थ से देखी जाएगी, यानी ग्राउंड से देखी जाएगी, वो एब्सोल्यूट, वैसे देखिए है तो वो भी एब्सोल्यूट नहीं, बट हम लोग क्योंकि अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जितनी भी एनालिसिस होती है वो एब्सोल्यूट है, और बाकी कहीं से जो एनालिसिस कर रहे होगे वो सब रिलेटिव है। ठीक है। ठीक। तो इन क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये जो लफड़े है ना, बहुत डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब थोड़े से टफर साइड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब स्लाइट डिफिकल्ट साइड क्वेश्चन। जैसे ये कोई एक प्लेटफॉर्म मान लेते हैं जो किसी मूवमेंट पर इसकी वेलोसिटी vp और किसी मूवमेंट पर इसका एक्सेलरेशन ap है, और उसी मूवमेंट पर एट द सेम मूवमेंट
एक बॉल इससे थ्रो की गई विथ अ वेलोसिटी ऑफ VB। अब आप लोग की एक शिकायत होती है, या सबकी शिकायत ये होती है कि भाई क्वेश्चन में ये दिया तो है नहीं। मैक्सिमम लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये करना है कि ये करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देयर इज अ प्लेटफॉर्म विद सर्टेन वेलोसिटी एंड सर्टेन एक्सेलरेशन। ऑन दैट प्लेटफॉर्म देयर इज अ पर्सन carrying a ball. The person carries a ball. Person is standing on a platform. The person carries a ball. Height of a person को neglect करना है, height of a person avoid करना है, zero height का person imagine करिए। So there is person which carries a ball on the platform, but platform is moving. At some time when the velocity of platform was VP and the acceleration was AP, that person decided to throw the ball in upward direction with a VB speed. That person decided to throw the ball in the upward direction with a velocity VB. Question is clear? Yes, sir. This velocity VB by which the ball was thrown is a relative to this person. Is a relative to this person. ये मैंने तो बता दिया आपको, मैं तो बोल दिया कि इसके रिलेटिव है, क्वेश्चन में बोला भी नहीं जाएगा। और ये अंडरस्टूड होता है कि अगर हम बॉल फेंकेंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो मेरे रिस्पेक्ट में ही होगी। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा जाता है कि द बॉल इज थ्रोन बाय द पर्सन विद दिस मच स्पीड। फिर हम लगते हैं वहां पर ये कंफ्यूज होने कि ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है। तो मेरा एक सीधा सा आंसर है, जो भी स्पीड किसी बॉल की मेजर होती है वो जिस पर्सन ने फेंका होगा उसी के रिस्पेक्ट में होगी। जैसे एक बुलेट किसी गन से निकली तो कहा जाता है कि बुलेट गन से बाहर आती है विद दिस मच स्पीड, तो वो उस बुलेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है या वो विद रिस्पेक्ट टू द गन है? with respect to gun. With respect to gun. गन है। गन से बुलेट निकलना और हमारे हाथों से बॉल निकलना सिमिलर चीज नहीं लगती है, सेम मैकेनिज्म नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब रिलेटिव होता है। बुलेट वाली वेलोसिटी को तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ये वर्ड यूज कर लेते हैं उसके लिए, मजल वेलोसिटी। द मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज दिस मच। मजल वेलोसिटी का मतलब कि बुलेट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू गन। ऐसे ही बॉल की जो स्पीड दी जाएगी वो विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन दी जाएगी। हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, कितने टाइम बाद ये बॉल वापस इसके पास आ जाएगी, मतलब एक तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट। आफ्टर व्हाट टाइम द बॉल रिटर्न्स ऑन प्लेटफॉर्म। तो अब हम डिसीजन लेंगे, या हम का मतलब आप लोग कि मोशन ऑफ अ बॉल को एनालाइज कहां से करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पर्सन है इसकी नजर में या जो ग्राउंड पे है उसकी नजर में? प्लेटफॉर्म वाले। Platform के चलिए तो अब बताइए, अगर आप मोशन ऑफ अ बॉल एनालाइज्ड बाय मैन ऑन प्लेटफॉर्म, सिचुएशन को इमेजिन करो, पिक्चराइजेशन अपने माइंड में लाओ और ये बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसका। हमने बॉल फेंकी और लौट के हमारे पास आ गई। सर इक्वल टू द प्लेटफॉर्म डिस्प्लेसमेंट।
हम प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है ना, हम प्लेटफॉर्म पे ही है और हमने बॉल फेंकी, बॉल मेरे पास वापस आ गई। सर याद 0 करिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। देखो कितने फंडामेंटल से चलोगे तो आपका डाउट खत्म हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ अ पोजीशन, और पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में होती है हमेशा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पोजीशन तो हम बताएंगे। तो बॉल की इनिशियल पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल वाज माय हैंड, वो मेरे हाथ पे थी, हमने फेंका, बाद में फिर वो मेरे हाथ पे आ गई। तो क्या उसकी पोजीशन में कोई फर्क आया? नो सर पहले भी मेरे हाथ पर, बाद में भी मेरे हाथ पर। तो मेरे हिसाब से उसकी पोजीशन कहाँ बदली भाई? तो मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। And it should be ut plus half at square। जन तो दिक्कत कहाँ होती है यार, हम लोग दिक्कत कहाँ होती है कि हम डेफिनेशन से फिर से डेफिनेशन से बहुत ज्यादा डेविएट हो जाते हैं हम लोग और थोड़े से इमोशंस के एंगल पर सोचते हो, आप इमोशनली सोचना स्टार्ट कर देते हो कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा हम लोग अपने फीलिंग्स को किनारे कर दें और सिर्फ डेफिनेशन पे जाते हैं कि जैसा डिफाइन किया गया उस हिसाब से चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वीबी वीबी इनटू टी। अब एक और चीज, क्या इसमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म के वेलोसिटी का कोई काम है? सर नो सर नो सर No, नहीं, sir. क्योंकि ये वेलोसिटी तो पहले से ही उस मैन के रिस्पेक्ट में है, जो उसको एनालाइज कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में दिया ही हुआ क्वेश्चन। तो हम इसमें कोई चीज डिस्टर्ब ना करो इसको। प्लस हाफ। अब आता है मुद्दा एक्सेलरेशन का। एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन बॉल की क्या होगी? जब ये बॉल हवा में चली गई तो न्यूटन लॉ के हिसाब से, सर जी जी बॉल जब एयर में होगी तो न्यूटन लॉ के हिसाब से उसकी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन जी है, लेकिन जो उसको एनालिसिस कर रहा है, हाँ जो बंदा उसको देख रहा है, उसकी उसकी अपनी एक्सेलरेशन ए है, जी प्लस ए थ्री। तो रिलेटिव होगा। हाँ और ये अपोजिट डायरेक्शंस में, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिट वेक्टर्स जी प्लस एपी इंटू टी स्क्वायर, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, टाइम आ जाएगा। अब होता क्या है कंफ्यूजन, मैं बताऊं, होता ये कंफ्यूजन है कि यार इस वेलोसिटी का तो कोई काम था नहीं यहाँ पर, तो इस एक्सेलरेशन का क्या काम था? ये थोड़ा इस तरीके के दिमाग में चलते रहते हैं। समझ गए होगे आपको? नहीं भैया ये आ गया सर। ये सर Yes, sir. ठीक, लेकिन एक गलती हो गई यार यहाँ पर, एक हमसे मिस्टेक हो गई। एक्चुअली साइन का प्रॉब्लम आ गया। जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और जी वाली डायरेक्शन नीचे है, और इसमें से जब ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्शन के बाद भी ये नीचे आएगा। नहीं समझे? यस सर मतलब ये पूरा टर्म डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये अपवर्ड है, तो साइन कन्वेंशन भूल गए, ये प्लस में होगा और ये वाली चीज माइनस में। और वैसे भी प्लस हो नहीं सकता क्योंकि इधर जीरो था, तो अगर प्लस होता तो जीरो कैसे आएगा? फिर तो टाइम की नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझो। अभी इस सीरीज का क्वेश्चन बचे हैं अभी, जैसे ये ऊपर फेंका है, फिर एंगल पर फेंकेंगे, फिर इसका प्रोजेक्टाइल वगैरह देखेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन दिस प्लेटफॉर्म देखेंगे, फिर क्वेश्चन पूछते हैं ग्राउंड से देखते तो क्या होता है। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस बॉल की स्पीड ग्राउंड से देखने वाले के हिसाब से क्या होगी, जो बंदा ग्राउंड पे है उसके हिसाब से इसकी नजर में बॉल कितनी स्पीड से चल रही? सर वीबी मैच वीपी नहीं, वीबी तो इसके हिसाब से है, इसके हिसाब से वीबी है, इसके हिसाब से कुछ और होगा। यस सर वीबी वीबी माइनस -P3 या वीपी माइनस वीपी। वीबी माइनस वीपी होगा या वीबी प्लस वीपी होगा, ये सर, सब है माइनस पॉइंट्स। होगा। प्लस होगा, मैं कह रहा हूँ प्लस होगा। प्लस होगा। हाँ सर अब सर यहाँ हमारी आपकी लड़ाई चलेगी कि नहीं आप माइनस कह रहे हो मैं प्लस कह रहा हूँ। ये पॉइंट डिस्कस करने हैं, इस तरीके के पॉइंट्स हैं।
और ये जो पॉइंट अभी यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा है ना कि माइनस होगा कि प्लस होगा, यही कंफ्यूजन, इसी टाइप की कंफ्यूजन आती है रिवर बोट प्रॉब्लम्स में और एयरप्लेन और विंड वाले प्रॉब्लम्स में। तो जो अगले 2 टॉपिक्स बचे हैं हमारे, मतलब इसको कवर करने के बाद जो 2 टॉपिक बचे हैं वो रिवर बोट प्रॉब्लम्स और एयरप्लेन और विंड वाली प्रॉब्लम्स, जो लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सर माइनस होगा कि प्लस, ये बता दीजिए। प्लस 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 होगा। मैं इसका एक बहुत वैसा एग्जांपल देता हूँ जो आउट ऑफ फिजिक्स है। मैं सिंपल क्रिकेट का एग्जांपल यूज करते हैं इसमें, क्रिकेट का एग्जांपल, जिसमें जो हमारे फास्ट बॉलर्स होते हैं जिनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो उनके लॉन्ग रनअप का क्या रीजन है, मतलब इतना लंबा दौड़ के आने की क्या वजह है? क्या हम विकेट के पास खड़े होकर फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकते? सर मोमेंटम मेंटेन करते हैं। हाँ, आप जरा इमेजिन करो कि अगर उसैन बोल्ट फास्ट बॉलिंग करे, इमेजिन करिए, या उस टाइप का कोई एथलीट हो जो फास्ट बॉलिंग करे, आपको नहीं लगता कि अगर उनके मसल्स भी स्ट्रांग हो और दौड़ने की स्पीड भी अच्छी हो तो वो उनकी बॉल बहुत तेज आएगी? यस सर। यस सर। तो हुआ क्या इसमें, जरा इस मैकेनिज्म को समझोगे तो इसका आंसर वैसे ही मिल जाएगा। बॉलर ने एक अच्छा खासा रनअप लिया, तो काफी देर से वो दौड़ के आया, तो ये v ऑफ दैट पर्सन है, पर्सन की वेलोसिटी। और ये तो ऑब्वियस है कि रनअप लेते वक्त तो बॉल फेंकता नहीं कोई, जब तक विकेट पे नहीं पहुंच, स्टंप्स के पास आके ही तो बॉल फेंकोगे। यस सर। तो रनअप से लेकर के और स्टंप तक उस बॉल की क्या स्पीड है? सर 0। अरे बॉल सर, पर्सन VP। हाथ में पकड़ के भागता है भाई, बॉल को हाथ में लेके भागोगे ना, तो जिस स्पीड से आप भागोगे उसी स्पीड से बॉल भी भाग रही है। यस सर। भाई बॉल उस पर्सन के पास में ही है, ऐसा तो है नहीं कि जमीन पे रख के दौड़ेंगे, फेंकेंगे क्या फिर? तो बॉल की स्पीड वही है जो पर्सन की है। उसके बाद पर्सन ने उस बॉल को जब थ्रो किया तो वो उसमें एड ऑन हो जाता है। यस सर। तो एक रनिंग पर्सन जब बॉल को थ्रो करेगा ना, थ्रो करे, तो जिस स्पीड से आपने बॉल को थ्रो किया वो और जिस स्पीड से आप रन कर रहे थे वो दोनों मिल करके बॉल की स्पीड बढ़ाते हैं, और इसीलिए बॉल की इफेक्टिव स्पीड ज्यादा है। स्पिन बॉलिंग में आप थ्रो तो करते हो लेकिन पर्सन में कोई वेलोसिटी नहीं होती, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड कम रहती है उसमें। क्या वैसी चीज नहीं है? ये पर्सन ऑटोमेटिकली रन कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जब, वो भी तो एक रनिंग है, जस्ट Yes, लाइक sir. ट्रेडमिल उसमें वॉक करते हो तो वो क्या, आप एक्चुअल में वॉक कर रहे हो वहां पर ट्रेडमिल पे खड़े होकर, पर हम कहते हैं कि हमने 10 किलोमीटर की रनिंग की है ट्रेडमिल पे। अरे आप 10 किलोमीटर जरा जमीन पे चल के दिखाओ, बट मशीन पे खड़े हो गए, मशीन चल रही है, आप नहीं चल रहे वहां, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू रनिंग। तो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया तो प्लेटफॉर्म चल रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू रनिंग ऑफ दिस पर्सन, यानी कि पर्सन चल रहा था, तो जब तक उसने बॉल को नहीं फेंका तब तक इस पर्सन की स्पीड वीपी है, और जब फेंका तो वीबी, तो ये दोनों ऐड होकर के उस बॉल की टोटल वेलोसिटी बनेगी, वीबी प्लस वीपी। और इसको अब अगली क्लास आने दो, फिर उसमें और समझाएंगे इसको कैसे हुआ ये। और मेरे ख्याल से अगर ये एग्जांपल आप समझोगे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। I mean, जो आइडिया है वो समझ में आ जाता है कि क्यों स्पीड बढ़ जाती है। फॉर्मूला कुछ भी कहता रहे, ये तो एक्सपीरियंस तो है सबको कि स्पीड बढ़ी है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक्सपीरियंस सच है, एक्सपीरियंस सच है या फॉर्मूला सच है? एक्सपीरियंस। तो अगर ये सच है तो इसका मतलब जो कहा जा रहा है वो भी सच है कि ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट होते, मान लीजिए बॉल फेंकने पर अगर उसकी स्पीड में से हमारी स्पीड सब्ट्रैक्ट होती तो ये पागल है जो दौड़ रहे हैं, फालतू में अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। और एक्चुअल रनिंग एंड स्टैंडिंग ऑन समथिंग व्हिच इज मूविंग इक्विवेलेंट है, इसको समझने Yes, के लिए sir. ट्रेडमिल एग्जांपल है।
चलो यार, बाकी अगली क्लास में करेंगे बच्चों, है ना। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू जी, Thank you, बाय sir. बच्चे, थैंक यू।